बात करें, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खास तौर पे। सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर वन। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ।
ठीक है सर, खास तौर पे G20 के मतलब अगर हम देखेंगे G20 के इसे होने G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को, और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही, और अभी अचानक से ये चीज सामने आना सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डाइवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं, और उसका फिर उन्होंने यही, और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और मेरा ये ब्लंडर है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री। ठीक है सर, ये हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस टाइम चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी कवर किया, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन ली। अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं, और अभी जो सा जलील अब्बास साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम हमेशा यानी पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। और यही अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे पहले जो गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे बुचर ऑफ गुजरात, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे कि मतलब ललकारते थे, और अभी 3 माह बाद 4 माह बाद ऐसी स्टेटमेंट आना, क्या हमारी आंखें बंद हैं, क्या दुनिया की आंखें बंद हैं, क्या लोग सोए हैं कि जब भी कोई स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर? नहीं, देखें, उसमें चॉइस मैं समझता हूं कि सिर्फ वक्ती तौर पर एक ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। आपने यूनाइटेड नेशंस में आना हो तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, आप जब भी IMF के सामने आपने पेश होना होता है आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। ये बातें स्टेटमेंटों से बहुत आगे जा चुकी है। उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की, और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप वो तरक्कियों की नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, आप पस्तियों की नई डेप्थ को टच कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है उनके साथ रिलेशनशिप करना, और वो भी आप वक्ती तौर पर करते हैं अपने वक्ती फायदे के लिए। तो इसको डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि आपकी नीयत क्या है। दर हकीकत आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको इससे आगे बढ़कर स्टेप लेने पड़ेंगे, और परमानेंट बेसिस पर इस पे लेने होंगे आपको। अभी रिसेंटली जो जी रिसेंटली जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसके बारे में आपको या तो उसको क्लैरिफाई करते, जब आपने खुद फरमाया बिलावल भुट्टो साहब जब गोवा गए उनको चाहिए था वहां उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते, क्लैरिफाई करते कि वी आर नॉट बिहाइंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड इश्यूज। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे, बेबी स्टेप्स नहीं लेने होंगे, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स नहीं देनी होंगी, वो भी मुल्क से बाहर आके यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके या IMF के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहना जी हम तो सुलह चाहते हैं, माई बाप हम तो सुलह चाहते हैं, हम तो बहुत पीस लविंग लोग हैं। ये लोग अब इससे लोग आगे जा चुके हैं, और बिलखसूस वो मुल्क जो G20 की इतनी बड़ी अभी उन्होंने पूरी दुनिया को अकोमोडेट किया है, उन्होंने बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशनशिप को ठीक किया है, उन्होंने ताइवान, उन्होंने जाके मलेशिया के, उन्होंने चाइना को थ्रेट किया है। दे आर इस वक्त उनका देखा जाए तो यू हैव नो कंपैरिजन। आपको चाहिए कि इससे बड़े स्टेप्स लें ताकि पाकिस्तान के, मैं हमेशा ये कहता हूं चौधरी साहब, पाकिस्तान को भारत की रिलेशनशिप की सिर्फ जरूरत नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ योर सर्वाइवल। आप जो कनाडा से दालें इंपोर्ट करते हैं आपको भारत से लेनी होंगी। गरीबों की मदद करें, अपने मुल्क की मदद करें। आपको ये सोचेंगे, अब मुल्की मुफाद में फैसले लेने होंगे,
तभी पाकिस्तान बचा पाएंगे और ये मुल्की मुफाद में है आपके कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। सर मेरा डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं रखता हूं इंटरनेशनल अफेयर, खासतौर पे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, कश्मीर के इशू की बात करें। लेकिन हमेशा मैंने ये एक बात सुनी है जी, कश्मीर का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े जो उनसे अपने आप को कालम नगार सहाफी कहते हैं, वो ये कहते हैं जी कश्मीर का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए एक साइड पे बैठ के आम पाकिस्तानी की तरह सोचूं, तो मैं आम इंसान की तरह सोचूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर विलिंग हो दोनों दोनों साइड से, खासतौर पे पाकिस्तान की साइड से, तो कश्मीर का इशू चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में सॉल्व हो सकता है। जैसे अभी आपने कश्मीर में जो अभी वाकया पेश आया, वहां पे उनके जवानों की जानें गई हैं, तो अगर पाकिस्तान साइड से ये स्टेटमेंट आती कि भाई हम भी तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, जिसको जहां पे डाउट है हम भी अपनी टीम भेजते हैं, आए मिल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस साइड से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता? बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैं ये एक वाक्य नहीं है चोई साहब, बेमिसाल वाक्य ऐसे हैं जिनके पास, मैं हमेशा एक चीज आपको बताऊं, मैंने हमेशा मिजरी से अपॉर्चुनिटी को निकालने की कोशिश की हमेशा, और खासकर डिप्लोमेसी की दुनिया में कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता। जब भी और दुनिया में जब भी कोई मसला बनता है, साथ उसका हल बनता है। आपको देखना चाहिए वो हल ढूंढना कैसे, लेकिन उसके लिए एक चीज सख्त जरूरी है, बल्कि आपके लिए तो दो चीजें सख्त जरूरी। एक तो आपकी ख्वाहिश हो उसको हल करना, और उससे पहले अगर देखा जाए तो आपको मुल्की मफाद के बारे में। लेकिन आपके 76 साल में, अफसोस के साथ मैं दुख से कहूंगा, मैं महाजिर होकर अमेरिका बैठा हूं आपके इन्हीं मसाइल की वजह से, क्योंकि आप मुल्की मफाद में डिसीजन नहीं लेते। हमारे जैसे लोग, उनको आप जलीलो ख्वार करके मुल्क से निकालते हैं, हम जाके दूसरे मुल्कों की तरक्की का बायस बनते हैं। इसी वजह से आपका 7 लाख बच्चा डिग्रियां लेकर भाग चुका है इस साल के अंदर, क्योंकि आप मुल्की मफाद में आप कभी फैसले नहीं करते, सोचते नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो फैसले करने वाले हैं उनके बच्चे सारे यहीं बैठे हैं, मेरे आसपास ही बैठे। ऐसे ही है। करप्शन में आपने मुल्क को इतना लूटा है और लूट रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं, उसको भंबोड़ रहे हैं कि उसकी मिसालें अब पूरी दुनिया में, हर दुनिया के हर कैपिटल में आपके करप्शन की मिसालें मौजूद हैं। लेकिन आप उन बच्चों को जिहाद में रखना चाहते हैं, उनको उर्दू में रखना चाहते हैं। अपने बच्चे आपके सबके लंदन और टोरंटो बैठे हैं। ये एक आपका सबसे बड़ा अलमिया है। जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, ना आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक कर सकेंगे, ना कोई दुनिया का मसला हल कर पाएंगे, क्योंकि आप सीरियस ही नहीं, आप किसी चीज में सीरियस नहीं है स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग। आप बता दें, आप खुद चॉइस वहां बैठे हैं, करप्शन के अलावा कोई चीज, किसी चीज में आप सीरियस नहीं है। सर बड़े बड़े नाम आप तो सामने आ रहे हैं, और जिन लोगों के घरों से डॉलर निकल रहे हैं, जिन लोगों के घरों से सोना निकल रहा है, पता नहीं कौन कौन से ऐसे कीमती अशिया निकल रही हैं कि मैं कहता हूं कि सिर्फ उन लोगों को ही अगर पकड़ लिया जाए, चंद लोगों को पकड़ लिया जाए, तो शायद पाकिस्तान के जो गुर्बत है, पाकिस्तान का जो कर्ज है, काफी हद तक वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। सर नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। मेरे लिए, मतलब जितनी मेरी सोच है, मेरे मुताबिक तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया है, भारत G20 कामयाब करवा चुका है, और हम जो है मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं हेल्प के लिए। मतलब उन्होंने एक पॉजिटिव बात की है इंडिया को लेके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, मैं समझता हूं पता नहीं नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर कौन है। सबसे पहले तो उन्हें ये सोचना चाहिए था कि आपकी मोटरवे, बार बार नून लीग वाले कहते हैं हमारी मोटरवे, भाई वो तो आपने बनवाई कोरिया से। आपका एटॉमिक जो ब्लास्ट था वो चाइना ने आके किया है। आप आज भी जो सी पैक बन रहा है वो चाइना से बन। लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों के पास है। ऐसे ही है। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। और दूसरा, G20 की बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? कोई है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है, वो भी जाने की तैयारियां कर रहा होगा, डीलें बना रहा होगा। और दूसरा ये कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं, पाकिस्तान हर बंदा ही, हर डिपार्टमेंट जब करप्शन से निकलेगा, तो करप्शन के साथ आप क्या ख्याल है? आपने करप्शन के साथ चांद में जाना है? आपने चांद की बुलंदियों को टच कर लिया करप्शन में, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन को हल भी तो बताते हैं ना कि किस तरह पहुंच जाना है आपने। अब आपने फरमा दिया कि हमने चांद पर पहुंचना था, तो आप चाइना के कर्जों में पड़े हैं, आप सऊदी अरेबिया UAE से मांग के चल रहे हैं। और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब ने जाती दफा अपने छोटे भाई से पूछ लेते, IMF के सारे पैसे अपने MNS को देंगे तरक्याती मंसूबों की मद में, ताकि वो इलेक्शन लड़ सके।
तो अगर कौम को ये आप इस तरीके से चांद पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। किस तरह चांद पे? मेरी भी ख्वाहिश है चांद पे जाने की, लेकिन बता भी देना फार्मूला कौन सा है। और आप माशाल्लाह आप सारे लंदन सेटल्ड हैं, आप ब्रिटिश हैं सारे, पाकिस्तान आप आते नहीं है, बातों से चांद पे लेके जा रहे हैं आप। ऐसे ही है। एक आया, एक इंसान आया था ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, वो बंदा पहले नया पाकिस्तान से रियासत मदीना में ले गया। अब आप कहते हैं कि चांद पे जाना हमारा हक था, G20 करना हमारा हक था। भाई ऐसी कैसी बातें आप कर रहे हैं यार? वो ठीक है बंदा सर। पूछे सर, इसमें कि ये अपना सारे होमवर्क तो करते सिनेरियो, हैं, जी जी, सारे ये अपना सिचुएशन में होमवर्क। एक चीज बहुत नेगेटिव नजर आती है। देखें सर, एक साइड पे हम ये मानते हैं, अब मैं ये ओपनली कहता हूं कि भाई जो सा इंडिया बहुत आगे है, मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे ये कह चुके हैं कि भाई भारत चांद पे पहुंच गया और हम यहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में हेल्प के लिए जा रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं। यानी ये चीज हम अपना जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि भाई इस टाइम भारत को कनाडा ने जो सा बहुत परेशान कर रखा है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भारत का बायकॉट कर रही हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। यूएस की स्टेटमेंट कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन हमारे यहाँ के जो मीडिया पे जो टिक्कर चल रहे हैं इस सारे सिनेरियो को लेकर, वो बहुत नेगेटिव दिखाए जा रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद भारत जो सा वो बहुत मुश्किल में फंस चुका है, और लोगों को शायद लोगों को खुश किया जा रहा है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम भारत का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखें कनाडा ने ये कर दिया, ये देखें ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, यूएस ने ये स्टेटमेंट दे दी। भाई साहब, मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का कनाडा कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात एक और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, कनाडा इज इन ट्रबल राइट नाउ। कनाडा की इन्वेस्टमेंट जो है, उनके इंश्योरेंस फंड जो है वो सारे भारत के अंदर इन्वेस्ट हैं, मोर देन $2 बिलियन। और तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा, भारत 2 चीजें इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से, दोनों बंद कर देगा, दालें और गंदम, आटा। ये पहले कनाडा से आता था, वो बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पता नहीं है ना, मेरे बच्चों को, इनको चाहिए जरा कनाडा की इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर ले। इस वक्त लोग कनाडा से वापस भारत जा रहे हैं, जो वहां भारतीय बैठे थे पहले ही जा रहे थे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा बड़ी बात, जो इकोनॉमी है कनाडा की खड़ी है, सिर्फ रियल एस्टेट पे खड़ी है। महंगे घर बना लेने से, और वही घरों को साल में 2-2 दफा बेचने को इकोनॉमी नहीं कहा जाता। मैं तो नेक्स्ट डोर बैठा हूं। हमारा, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, गैस पेट्रोल वहां पे लीटरों में बिकता है, हमारा पेट्रोल वहां से निकल के आता है, और वहां से हमारा पेट्रोल जो है वो कनाडा से सस्ता अमेरिका में बिकता है। इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं कि अमेरिका, कनाडा की इकोनॉमी क्या है। लेकिन मैं यहां पे आज ये बताना चाहूंगा, जी जी, नहीं एक चीज और चॉइस साहब, इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है is none than other. I mean, they have crossed the Israeli lines. और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर if they have America in their pocket, if they have America on their lap, that's the biggest, strongest possibility, strongest superpower in the planet right now. मेरे ख्याल में कनाडा जो है वो इस उनकी एक छोटी सी एक स्कीम थी ट्रूडो साहब की टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, मेरे ख्याल में वो बैकफायर करेगी उनको, बल्कि उन्होंने सिखों को एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि यहां से तो कनाडा में तो चले जो जिस तरह भी हालात हैं, कभी वो कह देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जो भारत के अंदर सिख रह रहे हैं उनको तकलीफों का सामना होगा, उनको नफरत का सामना होगा। मुझे उनकी सबसे ज्यादा फिक्र है। डेफिनेटली, मतलब इख्तलाफात कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़ेंगे। और सर ये जो आपने बात की है कि भाई इस टाइम कनाडा से भारतीय वापस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हो या वहां पे जो जॉब्स कर रहे थे, ये मैं भी खबर पढ़ रहा था कि ये इस वाकये के बाद, ये जो अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी और ये कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद बड़ी तादाद में जो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन वहां पे मौजूद है कनाडा में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम बायकॉट करते हैं कनाडा को, हम वापस जा रहे हैं अपने कंट्री में। मतलब यहाँ पे अगर पाकिस्तान की सिचुएशन होती तो पाकिस्तान के लोग वहां पे होते, वो कहते भाई हमारा पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं, हम तो कनाडा में सेट हैं, हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन इंडिया वालों में यूनिटी है, इंडिया वालों में मतलब एक उन्हें अपने कंट्री के ऊपर उम्मीद है, अपने कंट्री के ऊपर एक यकीन है। देखिए, एक तो भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज, भारत की उभरती हुई उनकी इकोनॉमी, और दूसरा भारतीय डायस्पोरा की तालीम। आपके पास ये तीनों चीजें नहीं,
आपकी 70% डायस्पोरा है बेचारा, वो ट्रकों पे बैठ के आ रहा है, बसों पे बैठ के आ रहा है, गधों के ऊपर बैठ के आ रहा है, आधे डूब के आ रहे हैं। आपकी तालीम की हालत यह है कि आपके पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है छोटे साहब। ऐसे ही है। तो भारतीय डायस्पोरा के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। द मोस्ट एजुकेटेड डायस्पोरा पॉसिबल ऑल ओवर, नॉट ओनली हियर इन बर्तानिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इवन इन कनाडा। तो ये कनाडा ने कहते हैं ना, इन्होंने कोयलों पे चलने की कोशिश की है, ज्यादती की अपने साथ। आप देखेंगे कि it will cost Justin Trudeau a big time. He will pay the price whatever he has started. Allegations के ऊपर जाके असेंबली में खड़े होके नहीं करना चाहिए था। पहले इन्वेस्टिगेशन करते, कोई अरेस्ट करते, सॉलिड प्रूफ्स के साथ बाहर निकलते, तो शायद दुनिया उनको तवज्जो देती। लेकिन मेरे ख्याल में he is in a deep waters. नो डाउट उनसे मिस्टेक हुई है, जिस तरीके से अभी नजर आ रहा है मेरे ख्याल से मिस्टेक हुई है, लेकिन ये आने वाला टाइम बताएगा कि वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, किस तरीके से मामले को जो है वो हैंडल करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में अगर ये पूरे हफ्ते को वाइंड अप किया जाए, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल जो सा पॉलिटिक्स है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है उसको अगर वाइंड अप किया जाए, तो 2-3 लाइंस में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, किस साइड पे जाती नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, नए ग्रुप बन रहे हैं। बल्कि G20 के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना और रशिया एक साइड पर हैं, अमेरिका और भारत एक साइड पर हैं, आपने देखा होगा। और मिडिल ईस्टर्न कंट्री सबसे बड़ा जो है, मैं समझता हूं जो पलड़ा भारी किया है अमेरिका का और भारत का, वो जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, उसने एक नई एज दी है, नई उम्मीद दी है। और उससे मैं समझता हूं, और उन्होंने BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक कॉर्नर किया है, उन्होंने ब्रिक्स को कॉर्नर किया है। और इस वक्त जो अगर देखा जा रहा था, तो अमेरिका एंड भारत वर शाइनिंग, दे विल शाइन, आई से ऑफ कोर्स। लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज की थी कि इन दोनों ममालिक के पास टेक्नोलॉजी है, यंग यूथ है, और ट्रेंड यूथ है, और सबसे बड़ी बात है पढ़ा लिखा यूथ है। और इसको मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये कैनेडियन चीज इसके हफ्ते 10 दिन बाद डाई डाउन हो जाएगी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, फ्री ट्रेड की बातें चल रही थी कनाडा और भारत की, वो उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रख दी हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखने वालों को भी यही कहूंगा कि आपको तारड़ साहब की बातें कैसी लगी, उनकी ओपिनियन कैसी लगी, अपना कनाडा के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से और इंटरनेशनल लेवल से, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करें अपने प्रोग्राम में, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।